नमस्कार, मैं संतोष कुमार साहू आपके सामने एक नया श्रृंखला के साथ यानी एक नया सीरीज के साथ। दोस्तों, यहाँ हम ये श्रृंखला में क्वेश्चन पेपर नवंबर 2017 का पेपर 3 को डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आप जानते हैं कि जहाँ पे पेपर 2 एंड पेपर 3 ये दोनों होता है। पेपर 2 में आपका होता है 50 क्वेश्चंस और पेपर 3 में होता है 75 क्वेश्चंस। तो ये सीरीज हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ये सीरीज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द राइट मीनिंग ऑफ योगः कर्मसु कौशलम, यानी योगः कर्मसु कौशलम का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे दिया गया है क्लेवर एक्शन मतलब चतुराई युक्त कर्म, सेल्फलेस एक्शन इसका मतलब निष्काम कर्म जिसको कहते हैं हम, स्किल्ड एक्शन इसका मतलब कौशलपूर्ण कर्म, एंड परफेक्ट एक्शन इसका मतलब परिपूर्ण कर्म। दोस्तों, ये कहाँ से आया है? ये योगः कर्मसु कौशलम भगवत गीता से आया है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2, आप जानते हैं इसको, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 50। इसमें दिया गया है बुद्धि युक्तो यहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो इसका हिंदी का मतलब यहाँ पे दिया गया है। तो हिंदी में बताया गया है कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उसने मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका जो गुड और एविल डीड whatever may be there, he is not related to that good and evil deeds. He is untouched by good and evil deed. तो गुड और एविल डीड जो कर्म है उससे मुक्त हो जाना, उसको हम कहेंगे कौशल, कर्मसु कौशलम उसको कहा गया है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा स्पिरिचुअली उसको समझिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। अगर सिर्फ कर्मसु कौशलम हम देखेंगे तो हमको लगेगा ये स्किल्ड एक्शन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे फिर लास्ट में दिया गया है कि इससे तू समत्वम रूप योग में लग जा। हम मतलब यह श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। मतलब समत्व रूप यहाँ लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब चाहे गुड डीड हो या एविल डीड हो, उसमें समभावापन्न रहना है। तो उसको ही कर्मों में कुशलता कहा गया है। कौशलपूर्ण कर्म नहीं है, ये कर्म में कुशलता है। ये दोनों थोड़ा सा टेक्निकली अलग है। एक है कौशलपूर्ण कर्म जो हम इसको स्किल्ड एक्शन कर रहे हैं, और दूसरा है यहाँ पे दिया गया है कुशलता है, मतलब कर्मों में कुशलता। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसको थोड़ा स्पिरिचुअली समझिए ताकि समझ में आएगा। इसको ही हम कहते हैं क्या? योग कहते हैं। अर्थात हम ऐसा कर्म करेंगे जो कर्म बंधन से छूटने का उपाय हमको मिल जाएगा। तो उस कर्म को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निष्काम कर्म, मीन्स सेल्फलेस एक्शन। तो इसका आंसर ये होगा, क्या होगा? सेल्फलेस एक्शन। रेडी में पॉइंट? आप अगर पहले देख लेंगे योगः कर्मसु कौशलम मीन्स स्किल्ड एक्शन, देन तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। रेडी में पॉइंट? आप इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअली समझिए तो इसका मतलब ये है सेल्फलेस एक्शन। ये जो कुशलता है, कैसा कुशलता है? ऐसा कर्म करेंगे जो हमको कर्म बंधन में नहीं डालेगा, उसी तरह का कर्म करेंगे। तो किसका मतलब उस तरह का कर्म को क्या कहेंगे? निष्काम कर्म कहेंगे, सेल्फलेस एक्शन कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी participated in 3rd International Day of Yoga 2017 at which place? कौन सा जगह? लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली। देखिए, यहाँ पे हम कुछ कलेक्ट करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजपथ दिल्ली में हुआ था। और उसमें वो पहला इंटरनेशनल योग डे था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, IDY। गिरी में पॉइंट, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसको IDY कहा जाता है। I मतलब इंटरनेशनल, D मतलब डे, Y मतलब योगा, डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। क्लियर? सो पहला वाला कहाँ हुआ था? राजपथ था, न्यू दिल्ली में हुआ था।
तो उसमें हमारा 2 रिकॉर्ड बना था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। पहला रिकॉर्ड क्या है? पहला रिकॉर्ड बना था कि लार्जेस्ट योगा क्लास। पहला रिकॉर्ड क्या है? लार्जेस्ट योगा क्लास। क्लियर? उससे पहले मतलब 2015 से पहले कहीं एक ही जगह में इतने सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। एक योग क्लास में उसमें कितना लोग पार्टिसिपेट किए थे? 35,985। एक जगह में इतने लोग योगाभ्यास उससे पहले कभी नहीं किए थे। उसके बाद तो ये सारा रिकॉर्ड टूट गया है अभी, फिर भी उसी समय में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और दूसरा रिकॉर्ड क्या बना था? लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग नेशनलिटी मीन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनलिटी मीन्स सिटीजन्स, नेशनलिटीज पार्टिसिपेटेड इन ए सिंगल लेसन। कितना देश का सिटीजन पार्टिसिपेट किए थे? 84 नेशन। 84 नेशन का सिटीजन एक ही योगा सेशन को पार्टिसिपेट किए थे। रीड में पॉइंट, ये दोनों रिकॉर्ड बना था उसी समय में। तो छोड़िए, वो ज़्यादा समय ले लेगा, तो ऐसा अगर हम डिस्कस करते रहेंगे तो हमारा मकसद वो नहीं है। फिर भी इसको याद रख लीजिए, क्योंकि कभी भी आ सकता है इसी तरह का क्वेश्चन, इसीलिए मैं बता दिया। तो सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 2016 चंडीगढ़ में ये हुआ था। हमको पूछा गया थर्ड इंटरनेशनल डे, ये एक्चुअली ये ऑफिशियली सेलिब्रेटेड किया गया था। रीड में पॉइंट, सारा विश्व में तो ये सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहाँ ऑफिशियली जो सेलिब्रेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कहाँ पे हुआ था, वो मायने रखता है। रीड में पॉइंट, तो सेकेंड IDY हुआ था चंडीगढ़ में। थर्ड ये हमको पूछा है 2017 लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। फोर्थ भी जान लीजिए, फोर्थ कहाँ कब हुआ था? 2018। कहाँ हुआ था? देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। फिफ्थ 2019 वो रांची में हुआ था, झारखंड मतलब झारखंड स्टेट रांची में हुआ था। और 6th 7th आप तो जानते हैं, ड्यू टू पैंडेमिक वी आर सेलिब्रेटेड आज डिजिटल मोड में हम किए थे। रीड में पॉइंट, तो 6 7 इसी हिसाब से हमारा कंप्लीट हुआ है। तो हमारा आंसर हो गया क्या? दिस इज द आंसर, दैट इज लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ चित्त का स्वरूप क्या है? तो चित्त एक्चुअली हम चित्त का डिस्कशन कहाँ मिलेगा? हर फिलोसॉफी में मिलता है। ज़्यादातर हम ये चित्त जो है अंतःकरण का एक हिस्सा है। क्या क्या आता है उसमें? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको सब अंतःकरण कहा जाता है। तो इसमें चित्त का नेचर क्या है? एक्चुअली चित्त का जो स्वरूप है, उनका जो रियल नेचर है वो अनकॉन्शियस है। रीड में पॉइंट, चित्त क्या है? अनकॉन्शियस है। एंड इट इज द स्टोर हाउस और रिजर्वियर ऑफ ऑल इम्प्रेशन। संस्कार कहाँ पे स्टोर होता है? हमारा चित्त में स्टोर हो जाता है संस्कार। एंड इट इज द फंक्शन और एबिलिटी ऑफ द माइंड टू स्टोर। रीड में पॉइंट, तो मन क्या करता है? मदद करता है कहाँ स्टोर करने के लिए? चित्त में स्टोर करने के लिए मन मदद करता है। तो चित्त का जो रियल नेचर जो है, जो स्वरूप है, वो क्या है? अनकॉन्शियस है। जब वो कॉन्शियस हो जाता है वो अपना स्वरूप में नहीं रहता है। रीड में पॉइंट, इसको याद रखना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या? कॉन्शियस नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्या? अनकॉन्शियस। ओरिजिनली चित्त अनकॉन्शियस ही रहता है, उनका स्वरूप अनकॉन्शियस है। और अगर कॉन्शियस हो जाता है तो हमारा वो चित्त अपना स्वरूप में नहीं रहता है, वो डिस्टर्ब। हम जानते हैं, मतलब चित्त वृत्ति को निरोध करने से हम योगा कहते हैं। रीड में पॉइंट, तो चित्त अगर अपना स्वरूप में नहीं रह रहा है उसका मतलब चित्त वहाँ डिस्टर्ब है। वो जब कॉन्शियस हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब अनकॉन्शियस होता है वो अपना स्वरूप में रहता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्न उपनिषद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इंक्लूडेड अंडर राई। तो ये जो प्रश्न उपनिषद दिया गया है,
प्रश्नोपनिषद, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। ये जो रई के बारे में पूछा गया है हमको, उसके ऊपर आएंगे अभी, थोड़ा सा इसके जानकारी ले लेते हैं। प्रश्नोपनिषद ये कहाँ से आया है? अथर्ववेद से बिलोंग करता है। अथर्ववेद से बिलोंग करता है। 8वें पॉइंट, इसका नाम क्यों ऐसा हुआ है? प्रश्न मतलब क्या है? क्वेश्चंस। 8वें पॉइंट, इसमें 6 टोटल जो उपनिषद है 6 क्वेश्चंस पूछा गया है 6 स्कॉलर के द्वारा, 6 विद्वान के द्वारा 6 तरह का प्रश्न पूछा गया है। 8वें पॉइंट, किसको पूछा गया है? पिपलाद। 6 क्वेश्चंस आस्क्ड टू महर्षि पिपलाद। 8वें पॉइंट, एक बार क्या हुआ, 6 विद्वान महर्षि पिपलाद के आश्रम में आए और उन्होंने, उसका मन में कुछ सवाल था, तो उन्होंने पिपलाद महर्षि को उनके पास गए और उनके साथ बातचीत करते हुए उनको पूछे कि हमारा मन में कुछ डाउट है, कुछ शंका है, कुछ प्रश्न है, हम आपको पूछना चाहते हैं। तो पिपलाद ने बोला कि मैं आपका सारा प्रश्न का जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि आप पहले यहाँ ब्रह्मचर्य 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य पालन करो, यहाँ रहो, उसके बाद मैं आपका सारा प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो उसी हिसाब से उन्होंने कंप्लीट किया, 1 साल कंप्लीट किया, ब्रह्मचर्य पालन किया वहाँ रह के आश्रम में। और पहला प्रश्न जो था, पहला प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया? कबंधी के द्वारा पूछा गया। और ये पहला प्रश्न में ही आपका ये जो उत्तर है। 8वें पॉइंट, कबंधी ने क्या पूछा? कबंधी ने पूछा व्हेंस आर दीज क्रिएचर बॉर्न। इसका मतलब ये जो संसार, ये जो प्रजा, ये कैसे, उसका उत्पन्न कैसे हुआ, ये पहला प्रश्न था। और इस प्रश्न के उत्तर में पिपलाद ने बोले कि हमारा क्रिएटर कौन है? प्रजापति ब्रह्मा। 8वें पॉइंट, हमारा क्रिएटर कौन है? प्रजापति ब्रह्मा, उसको हम क्रिएटर कहते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा ने एक बार सोचा कि ये क्रिएशन को कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ। तो पहला उन्होंने 2 चीज को उत्पन्न किया। क्या क्या? रई एंड प्राण। एक है आपका रई, दूसरा है क्या? प्राण। 8वें पॉइंट, रई के अंदर उन्होंने डिस्कशन किया कि रई क्या है? रई चंद्र, इसके अंदर चंद्र आएगा। प्राण आदित्य। 8वें पॉइंट, कृष्ण पक्ष आएगा रई के अंदर। इसमें बहुत सारे डिस्कशन किया गया है, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। कृष्ण पक्ष क्लियर। और प्राण के अंदर क्या आएगा? शुक्ल पक्ष। इसके अंदर क्या आएगा? रात्रि और यू कैन से नाइट। इसके अंदर क्या आएगा? दिन, यू कैन से डे। इसी तरह का कैटेगरी किया गया है। 8वें पॉइंट, जो प्राण वो आदित्य को प्राण की स्वरूप बताया गया है और चंद्र को रई का स्वरूप बताया गया है। 8वें पॉइंट, तो इसी तरह का वहाँ पे डिस्कशन किया गया है, पूरा बहुत सारा चीज उसमें आता है। तो इसमें आपका आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? सूर्य, स्थूल, कृष्ण, दिन। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है क्या? सूर्य मतलब आदित्य। उसके बाद शुक्ल दिया गया है, शुक्ल ठीक है। कृष्ण दिया गया है, कृष्ण यहाँ पे है, ये नहीं होगा। दिन दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर हो जा रहा है। 8वें पॉइंट, फिर नेक्स्ट दिया गया है क्या? सूक्ष्म। इसमें आपका ये हो सकता है एक्चुअली, ये सूक्ष्म दिया गया है, सूर्य दिया गया है, दिन और शुक्ल दिया गया है। 8वें पॉइंट, तो रई में एक्चुअली रई ये स्थूल होगा क्योंकि प्राण सूक्ष्म होगा, सटल। ये सूक्ष्म, ये होगा स्थूल। तो ये जो सूक्ष्म दिया गया है, सूक्ष्म, सूर्य, दिन, शुक्ल। सूक्ष्म ठीक है, सूर्य ठीक है, दिन ठीक है, दिन सूक्ष्म। हमको रई पूछा है ना, तो इसलिए प्राण ये इसका नहीं आएगा। ये अगर होता तो ये प्राण अगर पूछा जाता तो इसका आंसर ये होता। 8वें पॉइंट, क्योंकि ये प्राण का मतलब कैटेगरी में आ रहा है, सूक्ष्म आ रहा है, सूर्य आ रहा है, दिन आ रहा है, शुक्ल आ रहा है। ये प्राण अगर हमको पूछता तो ये होता, ये नहीं होगा। सूक्ष्म, चंद्र, दिन, शुक्ल। दिन आ गया, शुक्ल आ गया एंड चंद्र इसमें आ गया, चंद्र वर्ड हो गया, तो इसमें नहीं होगा।
तो स्थूल चंद्र रात्रि कृष्ण, चंद्र कृष्ण रात्रि एंड स्थूल, ये होगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। इसको अगर रई और प्राण ये दोनों कैटेगरी को अगर आप समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, प्राण रई के बदल में प्राण आ जाएगा, तो ये इसी तरह का आंसर आप कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ योग वशिष्ठ। ये जो योग वशिष्ठ का फिलोसॉफी क्या है, कौन सा मतलब कैटेगरी में आता है? द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। ये जो सारा चीज़ जो दिया गया है एक्चुअली ये वेदांत का हिस्सा है। वेदांत का जो उसमें आता है, द्वैत मतलब क्या है? डुअलिज्म, अद्वैत मतलब नॉन डुअलिज्म। जो दो द्वैत मतलब दो कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है, और दो कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस वहाँ पे बताया जाता है, दो। अद्वैत मतलब एक ही होगा, डुअलिज्म नहीं हो सकता है। द्वैताद्वैत इसमें कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस, तीन चीज़ को कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस माना गया है। उसमें क्या गया? चित्त, अचित एंड ईश्वर, ये तीन तरह का चीज़ों को एग्जिस्टेंस के हिसाब से माना गया है। अद्वैत जहाँ पे होता है वहाँ ब्रह्मन, सिर्फ ब्रह्मन, डुअल नहीं हो सकता है। जैसे हम देखें हैं द्वैत, डुअलिज्म, सांख्य में डुअलिज्म है, तो इसी तरह का विशिष्टाद्वैत मीन्स क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म उसको कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न यह है कि फिलोसॉफी योग वशिष्ठ का क्या था? उसका जो फिलोसॉफी था, दर्शन शास्त्र था, वो क्या था? वो अद्वैत था, नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म। क्लियर? तो इसका आंसर होगा क्या? अद्वैत। और ये और एक बात जान लीजिए, इसमें एक्चुअली जो योग वशिष्ठ हम किसको कहते हैं? महर्षि वशिष्ठ ने राम को जो समझाया था, राम का जो मतलब उनका राजा होने का मन नहीं होता था, उनको समझा रहे थे उन्होंने। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें बताया उन्होंने, उसको योग वशिष्ठ कहा जाता है। तो इसमें एक्चुअली 6 प्रकरण होता है। कहाँ? योग वशिष्ठ में 6 चैप्टर है, उसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। वैराग्य प्रकरण पहला है, क्या? वैराग्य प्रकरण, शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, मतलब डिस्पैशन। सेकंड क्या है? मुमुक्षुत, मुमुक्षुत प्रकरण। मुमुक्षुत मतलब क्या है? डिजायर फॉर लिबरेशन। देन इसमें 6 चैप्टर है। उत्पत्ति प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण मतलब क्रिएशन, मतलब ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति प्रकरण कहा जाता है। 4th चैप्टर क्या है योग वशिष्ठ का? स्थिति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, स्थिति प्रकरण मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस, मतलब ये जो विश्व, यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस। क्लियर? देन उपसम प्रकरण, 5 नंबर चैप्टर क्या बताया गया है? उपसम प्रकरण। उससे पहले कहीं एक वीडियो में मैं बताया आपको, जो ज्ञान का जो 7 भूमि है, तो उन्होंने वो कहाँ पे डिस्कस किया गया है? योग वशिष्ठ में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए यूट्यूब में। ये है निर्वाण प्रकरण, लास्ट अध्याय क्या है? निर्वाण प्रकरण। निर्वाण मतलब क्या? डिसोल्यूशन। ये 6 चैप्टर है, योग वशिष्ठ का 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का डिफरेंट नेम है। तो ये क्लास में ये बता दिया, फिर आगे अगर कहीं क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको बता देंगे। आधी व्याधि का कंसेप्ट भी इसमें है। तो ये सारा जो चैप्टर दिया गया है ना, इसमें छोटा छोटा स्टोरी है, बहुत सारे स्टोरी है। उस स्टोरी के माध्यम से राम को महर्षि वशिष्ठ ने समझाया। तो ये हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। इसका आंसर भी मैं बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन चतुर्विभा? ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम देखेंगे ऑप्शन में 1 में क्या दिया है? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये कहाँ बताया गया है? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता कहाँ? संप्रज्ञात समाधि, चैप्टर नंबर 1 17 वर्ष मतलब यहाँ सूत्र है, यहाँ वर्ष नहीं बोलेंगे, यहाँ सूत्र बोलेंगे। तो सूत्र में क्या बताया गया है? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, मतलब ये संप्रज्ञात समाधि। ये नहीं होगा, चतुर्व्यूह नहीं होगा। ये क्या होगा? संप्रज्ञात समाधि। देन ज्ञान, धर्म
ऐश्वर्य, वैराग्य, इसको कहा क्या कहा जाता है? ये चतुर्भाव कहा जाता है। 4 भाव आर देयर, इसको भाव कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको थोड़ा याद रखिए। और दूसरा मैत्री, करुणा, मुदित अपेक्षा कथा बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ पे बताया गया है? ये क्या है? ये चित्त प्रसादन, मतलब प्यूरिफिकेशन, रेमेडी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ चित्त। चित्त कैसे प्यूरिफिकेशन हो सकता है, इसको ये उपाय बताया गया है। क्या बताया गया है? तो इसमें सूत्र नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 सूत्र नंबर 33 में बताया गया है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य मिश्रणम भावनाता चित्त प्रसादनम। तो ये भी नहीं हो सकता है आंसर हमारा। पहला ये क्या है? ये चित्त प्रसादन, चित्त प्रसादन, रिमेडी फॉर चित्त प्रसादन, मतलब चित्त का कैसे प्यूरिफाई करना है। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला जो है हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा कहाँ? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 अगर आप सही मतलब अच्छे से पढ़े हो तो वहाँ मिल जाएगा क्या? हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। हेय क्या है? हेय मतलब अवॉइडेबल मिजरी। इसको थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए। पहला क्या दिया गया है? हेय, ये चतुर्व्यूह है। आंसर आपको मिल गया है, फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हियर मतलब क्या? हेय मतलब अवॉइडेबल मिजरी, जो मिजरी को हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेबल मिजरी। तो कहाँ बताया गया है? चैप्टर नंबर 2 सूत्र नंबर 16। तो 16 में क्या बताया गया है? हेयम दुखम अनागतम। इसका अर्थ हुआ क्या हुआ? जो आई नहीं है, जो दुख अभी तक आई नहीं है, आने वाला है, उसको हम निवृत्त कर सकते हैं। द मिजरी विच इज येट टू कम कैन एंड इज टू बी अवॉइडेड, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये हो गया हेय। हेतु क्या है? सेकंड हेय हेतु, सेकंड क्या है? चतुर्व्यूह का सेकंड क्या है? सेकंड व्यूह हेय हेतु। हेय हेतु मतलब क्या है? कॉज ऑफ अवॉइडेंस, कॉज ऑफ अवॉइडेंस। ये कहाँ बताया गया है? चैप्टर नंबर 2 17 वर्स नंबर 17 में। वर्स मतलब सूत्र, यह इसको मतलब कंफ्यूज नहीं होना। द्रष्टु दृश्ययोग संयोग हेय हेतु, इसका मतलब ये हुआ द कॉज ऑफ मिजरी व्हिच कैन बी अवॉइडेड इज कॉन्टैक्ट ऑफ द सीर विद द सीन। मतलब द्रष्टु और दृश्य ये दोनों का जो संयोग होता है उसके कारण हेय हेतु होता है। क्लियर? हाना क्या है? थर्ड हाना, हाना का मतलब है आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। ये कहाँ बताया गया है? ये आपका वही चैप्टर नंबर 2 में ही सारा चीज है। इनमें पॉइंट इसमें बताया गया है 25 सूत्र नंबर 25 में बताया गया है। क्या बताया गया है? तद भावात संयोग भावो हानं तदृश्य कैवल्यम। ये 2 का 25। इसका मतलब द डिसोल्यूशन डिसएसोसिएशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का अलग हो जाना, इज ब्रॉट अबाउट द डिस्प्रेशन ऑफ अविद्या एंड दैट इज द रियल रिमेडी। जब पुरुष प्रकृति से अलग हो जाता है, हमारा अविद्या हट जाता है, दूर हो जाता है, एंड दैट इज द रियल रिमेडी। तो इसको कहा जाता है हाना, एलिमिनेशन। देन हानोपाय, 4 नंबर क्या बताया गया है? हानोपाय। हानोपाय मतलब क्या है? वे टू एलिमिनेशन, वे टू एलिमिनेशन। ये कहाँ बताया गया है? वही चैप्टर में बताया गया है, 26 नंबर सूत्र में बताया गया है। क्या है वो? विवेक ख्यातिर अभिप्लवा हानोपाय, द अनइंटरप्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ द डिस्क्रिनिंग अवेयरनेस ऑफ द रियल एंड अनरियल इज मीन्स ऑफ डिस्पर्सन। यानी जो निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान जो है हान का उपाय है। विवेक ज्ञान जब हमको मिल जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, प्योर डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज हमको मिल जाएगा, तो हमारा हान उपाय होगा। क्लियर? ये था क्या? ये था आपका चतुर्व्यूह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि,
द कॉज ऑफ सफरिंग इज एसोसिएशन ऑफ, अभी हम बता रहे थे कॉज ऑफ सफरिंग कौन सा, जो हेय हेतु, किसके लिए हमारा सफरिंग होता है, हेय हेतु के लिए होता है। हेय हेतु कैसे होता है, पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य दोनों जब मिल जाता है, दृष्टु दृश्य योग संयोग हेय हेतु। आप अगर कोई 17 सूत्र चैप्टर नंबर 2 17 सूत्र में बताया गया है, तो इसका आंसर ये होगा दृष्टा एंड दृश्य। दृष्टा और दृश्य दोनों का जब एसोसिएशन होता है, दृष्टा को हम पुरुष कह सकते हैं, दृश्य को प्रकृति कह सकते हैं। दृष्टा और दृश्य जब एसोसिएशन हो जाता है तो हमारा क्या होता है, दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। जब अलग हो जाएंगे तो सफरिंग भी दूर हो जाएगा। क्लियर। तो दृष्टा गुण नहीं हो सकता है, दृष्टा और चित्त नहीं हो सकता है, जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा क्या, दृष्टा एंड दृश्य, ये दोनों जब मिलता है तो कारण बन जाता है क्या, सफरिंग का कारण बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर। इसमें बहुत सारे ज़्यादा कुछ समझाने वाला कुछ चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट है सर्वरत्न उपस्थानम इज द रिजल्ट ऑफ, ये किसका रिजल्ट है, अपरिग्रह, प्रत्याहार, सत्य, स्थेय। तो हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अपरिग्रह का बेनिफिट क्या है, रिजल्ट क्या है। पहला अपरिग्रह, इसको अगर जान लेंगे तो हमको फ्यूचर में इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा आएगा तो हम उसको समझ पाएंगे। अपरिग्रह ये कहाँ आता है, तो हम जो जमा नियम हम जो पढ़े हैं, अपरिग्रह का रिजल्ट भी वहाँ पे बताया गया है। कहाँ बताया गया है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। इनमें पॉइंट जो अहिंसा, सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वहाँ बताया गया है यम में। तो ये जो बेनिफिट उनका है और रिजल्ट भी कह सकते हैं 39 नंबर सूत्र चैप्टर नंबर 2। तो वहाँ पे क्या बताया गया है, अपरिग्रह का रिजल्ट क्या होगा। अगर आप अपरिग्रह मतलब मास्टरी हो जाएंगे अपरिग्रह, तो अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथनता संबोध, नॉन पॉजिटिवनेस में अगर आप कंफर्म हो जाएंगे, मतलब स्थिर हो जाएंगे, तो क्या होगा, नॉलेज ऑफ हाउ एंड वेयर फॉर ऑफ बार्थ एंड सेल्फ एग्जिस्टेंस। अपरिग्रह स्तरीय जन्म कथनता संबोध, आपका जो जन्म पूर्व जन्म में क्या हुआ, कैसे थे, क्या करते थे, तो उसके बारे में आ जाएगा। तो ये नहीं होगा। सेकंड, ये नहीं होगा। सेकंड, प्रत्याहार का रिजल्ट क्या है, प्रत्याहार, प्रत्याहार का रिजल्ट कहाँ बताया गया है, चैप्टर नंबर 255 वर्ष में, मतलब लास्ट जो सूत्र है चैप्टर नंबर 2 का, उसमें बताया गया है। प्रत्याहार का रिजल्ट क्या होगा, ततः परमा पश्यते इंद्रियाणम। इसका मतलब देन फॉलो द हाईएस्ट मास्टरी ओवर द ओन सेंसेस। अपना जो सेंस है उस सेंस में हम हाईएस्ट मास्टरी मतलब हासिल कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। सत्य, सत्य का क्या है रिजल्ट, सत्य का रिजल्ट क्या है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। थर्ड में ये कहाँ बताया गया है, चैप्टर नंबर 2 वर्ष सूत्र नंबर 36। सत्य का रिजल्ट, सत्य का रिजल्ट क्या है, क्रियाफलाश्रयत्वम, मीन्स ऑन बीइंग फिर्मली एस्टैब्लिश इन ट्रूथफुलनेस। अगर आप ट्रूथफुलनेस में एस्टैब्लिश हो गए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्रूट रेस्ट इन एक्शन दैट इज हिज डीड आर सक्सेसफुल। मतलब योगी जो सत्य में एस्टैब्लिश हो जाता है, वो जो बोल देते हैं उसी हिसाब से उनका रिजल्ट भी उसी तरह का हो जाता है। तो ये भी नहीं होगा। अस्तेय, अस्तेय में क्या बताया गया है, अस्तेय का रिजल्ट 37 में बताया गया है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। ये जो सर्वरत्न उपस्थान के बारे में बताया गया है, सर्वरत्न उपस्थानम मतलब ऑन बीइंग फिर्मली एस्टैब्लिश इन नॉन स्टीलिंग। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। ऑल काइंड ऑफ जेम्स प्रेजेंट देमसेल्फ, सारा रत्न हमारे पास उपस्थित हो जाएगा। गेट में पॉइंट, ये अस्तेय का रिजल्ट बताया गया है। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणा, ध्यान एंड समाधि आर द बहिरंग ऑफ, किसका बहिरंग है, ये कहाँ बताया गया है, ये आपका चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है, क्योंकि अंतरंग बहिरंग हमारा बताया गया है। तो वहाँ पे जो सूत्र नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है, वहाँ पे सूत्र नंबर 8 चैप्टर 3 सूत्र नंबर 8 वहाँ पे बताया गया है, तदपि बहिरंग निर्विजस्य।
ये जो धारणा ध्यान समाधि, ये कहा किसका निर्बीज, मतलब किसका बहिरंग है? निर्बीज समाधि। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए आप। पहला है 5 प्रैक्टिस, अष्टांग योग का पहला 5 प्रैक्टिस क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। क्लियर? ये 5 बताया गया है। उसके बाद 3 प्रैक्टिसेस क्या क्या आएगा? धारणा, ध्यान एंड समाधि। इसको क्या कहा जाता है? संयम कहा जाता है। ये तीनों को संयम भी कहा जाता है, संयम। क्लियर? उसके बाद आपका आएगा निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि थोड़ा सा समझिए इसमें। ये जो 5 प्रैक्टिस है इसको बहिरंग कहा जाता है। बहिरंग, बहिरंग। ये किसका बहिरंग है? ये तीनों का बहिरंग है। एड में पॉइंट। ये 5 अभ्यास, ये धारणा ध्यान समाधि का बहिरंग है। ये दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, ये होगा अंतरंग, ये होगा बहिरंग। सिमिलरली हम अगर निर्बीज समाधि के साथ इसको कंपेयर करेंगे, इसमें कौन बहिरंग कौन अंतरंग हो जाएगा? ये हो जाएगा बहिरंग और निर्बीज समाधि हो जाएगा अंतरंग। इस डिफरेंस को थोड़ा सा समझिएगा। एड में पॉइंट। जब हम ये 5 अभ्यास को ये 3 अभ्यास के साथ कंपेयर करेंगे, ये जो 5 अभ्यास है ये बन जाएगा बहिरंग और ये 3 अभ्यास धारणा ध्यान समाधि है ये बन जाएगा अंतरंग। जब ये 3 अभ्यास मतलब संयम एंड निर्बीज समाधि दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा बहिरंग, ये हो जाएगा अंतरंग। मतलब निर्बीज समाधि का बहिरंग कौन है? धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि का बहिरंग कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। सिमिलरली यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का अंतरंग कौन है? धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि का अंतरंग कौन है? निर्बीज समाधि। आई होप इट इज क्लियर। इसमें और ज़्यादा समय लेने का कोई जरूरी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू घेरंडा संहिता, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ ध्यान? यहाँ पे ध्यान के बारे में बताया गया है। घेरंडा संहिता में आप अगर देखेंगे जो लेसन नंबर 6 में ही ध्यान के बारे में बताया गया है। तो उसमें वर्ष में बताया गया है, पहला वर्ष में बताया गया है, क्या बताया गया है? टाइप ऑफ ध्यान। पहले टाइप ऑफ ध्यान के बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद बेस्ट कौन सा है उसको डिस्कशन कर लेंगे। टाइप ऑफ ध्यान में वहाँ बताया गया है स्थूलम, ज्योतिष तथा सूक्ष्म ध्यान, ध्यानाय त्रिविधम विदुः। क्या क्या बताया गया है? पहला है स्थूल, देन स्थूलम ज्योतिष तथा, सेकंड है ज्योति, देन लास्ट थर्ड है सूक्ष्म। तो उसने बताया स्थूलम मूर्तिमय। मूर्तिमय मतलब स्थूल ध्यान कैसे करेंगे? हम कोई भी इमेज को लेके हम करेंगे, ध्यान करेंगे। में पॉइंट। ज्योति, ज्योति कैसा है? ज्योतिष तेजमय। तेजमय मतलब ज्योति ध्यान एक लाइट के ऊपर हम ध्यान करेंगे। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म बिंदुमय। बिंदुमय मतलब यहाँ पे सूक्ष्म ध्यान ऑफ ब्रह्मन। बिंदुमय मतलब सटल, ये बिंदुमय बताया गया है। क्लियर? तो उसका जो रिजल्ट है, ये तो 3 तरह का ध्यान हो गया। तो हमको क्या करना है? यहाँ क्या पूछा गया है? बेस्ट मेथड ऑफ ध्यान, वो वर्ष नंबर 21 में बताया गया है। तो स्थूल ध्यान से ज्योतिर्ध्यान कितना गुना ज़्यादा है? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स बेहतर है। और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान कितना है? 1 लाख। 1 लाख मतलब 100,000 टाइम बेटर। कौन? सूक्ष्म ध्यान। तो इसका आंसर क्या होगा? सूक्ष्म ध्यान सबसे बेहतर होगा। स्थूल से ज्योति बेहतर है, ज्योति से सूक्ष्म बेहतर है। तीनों से कौन सा बेहतर होगा? सूक्ष्म ही होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। So we will see the next question. The next question is question number 11. According to Shiva Samhita, how many rounds of कुंभक should be practiced at a time? तो शिव संहिता में क्या बताया गया है? वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे
अगर आप देखेंगे चैप्टर को वहाँ पट्टड़ा बताया गया है, पट्टड़ा 3 में बताया गया है। क्या बताया गया है? आप अगर वर्स नंबर 26 देखेंगे वहाँ पे बताया गया है 1 शुड परफॉर्म 20 कुंभक, 20 कुंभक पर सिटिंग। पट्टड़ा ये वर्स नंबर 26 थर्ड चैप्टर का 26 वर्स में कितना बताया गया है? 20 कुंभक। क्लियर? आंसर क्या होगा? ये 20 फास्ट वाला। तो उसके बारे में भी बताया गया है कि कितना मतलब कितना बार करना है, दिन में कितना बार करना है? 4 टाइम ए डे, 4 टाइम ए डे। कब कब करना है? प्रातः, जैसे हठ प्रदीपिका में बताया गया, यहाँ पे भी ऐसा है, लेकिन हठ प्रदीपिका का काउंट दूसरा है, इसका 20 है। क्लियर? तो प्रातः मतलब मॉर्निंग, देन मध्याह्न मतलब नून, देन सूर्यास्त मतलब इवनिंग, एंड अर्धरात्रि मतलब मिडनाइट। ये 4 समय में करना है 20 बार कुंभक, हर समय में 20 बार। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। इसको हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो फिर भी यहाँ पे हम कुछ आपके सामने कुछ प्रस्तुत किए हैं। गल्गी पहला दिया गया है, गल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। इसमें कौन सा है? प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? तो गल्गी apparatus क्या करता है? तो गल्गी apparatus है प्रोटीन डेस्टाइन्ड टू एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल। इसमें क्या करता है? ये सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन। ये सिंथेसिस नहीं करता है, प्रोसेसेस एंड पैकेज द प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल, स्पेशली प्रोटीन्स डेस्टिन्ड टू बी एक्सपोर्ट। जो बाहर सेल को, एक सेल से दूसरे सेल को जाने के लिए जो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट होगा, इसको क्या करता है? वो प्रोसेस करता है, पैकेज करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, द पावर हाउस कहा जाता है। सेल का जो पावर मतलब वहाँ पे एटीपी, जो जनरेशन ऑफ एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जनरेशन होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। सो बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म द एक्टिव टिश्यू सच एज हार्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन मोस्ट ऑफ एटीपी इन द सेल। इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ये नहीं होगा। देन लाइजोजोम आप जानते हैं, पहले भी बताया था। लाइजोजोम में क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन, लाइजोजोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल है, सेल ऑर्गेनेल, एंड दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम वो कंटेन करता है। उसमें क्या होता है? तो लाइजोजोम आर इन्वॉल्व विथ वेरियस सेल प्रोसेस, दे ब्रेक डाउन एक्सेस और ओर्न आउट सेल पार्ट। जो सेल एक्सेस ओर्न आउट हो जाता है, जो सेल और रिकवर नहीं कर सकता है, उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, मतलब वहाँ सुइसाइड हो जाता है, वो सेल का डैमेज उसके अंदर हो जाता है। इफ द सेल इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, अगर एक सेल का रिपेयर नहीं हो पाएगा तो लाइजोसोम क्या करेगा? लाइजोसोम कैन हेल्प इट टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, मतलब वो सेल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सुइसाइडल बैग कहा जाता है। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया, बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। एट में पॉइंट। तो लास्ट वन इज राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन दैट फ्रॉम फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। ये फैक्ट्री प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मतलब सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसका कौन फैक्ट्री है? ये राइबोसोम फैक्ट्री है। एट में पॉइंट। लेकिन जो गोल्गी apparatus क्या करता है? वो पैकेज करता है, प्रोसेस करता है, पैकेज करता है प्रोटीन को कि दूसरे सेल को ट्रांसपोर्ट हो सके। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राइबोसोम। आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है इन यंग चिल्ड्रेन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू रिकेट, ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, केराटोमैलेशिया। तो विटामिन डी जो पहला जो रिकेट दिया गया है, तो रिकेट किसकी डेफिशिएंसी में होता है? ये विटामिन डी डेफिशिएंसी में होता है। और ऑस्टियोमैलेशिया भी विटामिन डी डेफिशिएंसी में होता है। ये अडल्ट केस में होता है, ये किस में होता है? चिल्ड्रेन, यंग चिल्ड्रेन केस में ये रिकेटस होता है, और अडल्ट केस में, यंग में
मतलब थोड़ा अडल्ट जो है उसके केस में ऑस्टियोमालासिया उसको कहा जाता है। में पॉइंट, इसको थोड़ा सा ये डिफरेंस को जानिए। और ऑस्टियोपोरोसिस के तो कैसे होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में कैसे होता है, कैल्शियम लैक ऑफ कैल्शियम अगर हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। केराटोमालेशिया ये विटामिन ए, केराटोमालेशिया ये डिजीज रिलेटेड टू आई, गेटिंग माय पॉइंट, आंखों की रिलेटेड डिजीज है और ये विटामिन ए डेफिशिएंसी में केराटोमालेशिया होता है। इसको याद रखिए, आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ abnormal इंडिविजुअल इज कॉल्ड। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इंट्रोस्पेक्शन तो स्टडी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या है, खुद का ओन मेंटल इमोशनल प्रोसेस को ऑब्जर्व करना इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, अपने आप को ऑब्जर्व करना। मेरा मेंटल प्रोसेस अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ। क्लियर। तो साइकोएनालिसिस क्या है, साइकोएनालिसिस ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग साइकिक फेनोमेना एंड ट्रीटिंग इमोशनल डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व ट्रीटमेंट सेशन during which patient is encouraged to talk freely about the personal experience and especially about early childhood and dreams। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है क्या, बिहेवियर ऑफ abnormal इंडिविजुअल। तो अगर पेशेंट आया हमारे पास, उसका बिहेवियर हम जानना चाहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को अगर पेशेंट फ्री है शेयर करने के लिए, वो अगर चाहता है, एनकरेज्ड है, तो उसको कहेंगे हम साइको एनालिसिस। इसका उत्तर ये है, साइको एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, द एक्शन और प्रोसेस क्लोजली ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग समथिंग और समवन। किसको, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को हो सकता है या कुछ सब्जेक्ट को हो सकता है, उसको हम जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करना, क्लोजली मॉनिटर करना, उसको ऑब्जर्व कहा जाता है। और डिफरेंशियल मेथड क्या है, डिफरेंशियल मेथड आर एमंग अर्ली अप्रोचेस फॉर एस्टिमेटिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वीडियो सीक्वेंस। एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, उस मोशन को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन स्पाइटल एंड टेम्पोरल चेंजेस ऑफ द इंटेंसिटी। तो ये डिफरेंशियल मेथड तो नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में क्या होता है, हम बिहेवियर पैटर्न को हम स्टडी करते हैं, किसका, एबनॉर्मल इंडिविजुअल का। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज नॉट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO को द्वारा जो डेफिनेशन बताया गया हेल्थ का, WHO, ये इंफॉर्मेशन जो है ये WHO के साइड से ही कलेक्ट किया हूँ मैंने। तो इसमें जो हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया है, क्या क्या उसमें इंक्लूड है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल बताया गया, देन मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। हमारा जो शरीर में डिजीज या इन्फॉर्मिटी, उसका एब्सेंस हो जाने से हम उसको हेल्थ नहीं कहेंगे। वो पूरी तरफ से फिजिकली फिट, मेंटली एंड सोशली, ये 3 लेवल में अगर फिट है और डिजीज भी एब्सेंट है तो उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। तो कौन सा यहाँ पे आ गया, फिजिकल आ गया, तो ये नहीं होगा। यहाँ हमको बताया गया नॉट मेंशन्ड, मेंटल ये नहीं होगा। स्पिरिचुअल यहाँ पे है क्या, स्पिरिचुअल नहीं, इस पे इंक्लूड नहीं है। सोशल के बारे में बताया गया है, ये नहीं होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। आप ध्यान रखिए, आजकल कहीं कहीं लिख देते हैं सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, इसी तरह का लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है। वो WHO का क्या नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। आप WHO का साइट जाइए, वेबसाइट जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा हेल्थ का डेफिनेशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका आंसर होगा स्पिरिचुअल। जो स्पिरिचुअल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, जो होना चाहिए लेकिन नहीं किया गया है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये 15 क्वेश्चन में आप ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना पेशेंस के साथ अभी तक हमको सुन रहे थे। अगर आप फेसबुक में हमको देख रहे हैं तो हमारा पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब में अगर देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन जो वहाँ है उसको भी थोड़ा क्लिक कीजिए, ताकि जो हमारा पहला जो वीडियो अपलोड हो रहा है, जो नया वीडियो अपलोड हो रहा है, तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि वीडियो आ गया। और
कमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट दीजिए, चाहे हमारे डेवलपमेंट के बारे में सजेशन या नया कुछ टॉपिक आप जानने के लिए इच्छुक है तो उसके बारे में भी बताइए कि कौन सा नया टॉपिक मैं लेकर आऊँ आपके सामने। उसी तरह का कमेंट भी दे सकते हैं, और कैसे इम्प्रूव हो सकता है उसका भी कमेंट कर सकते हैं, और आपका अगर कुछ डाउट है उसका भी कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।